Hello and welcome to Savior News Network. You're watching Savior English Inside News. These are the details. Delhi Assembly Leader of Opposition and AAP leader Atishi has alleged that AAP MLAs are being stopped from entering the assembly premises. She claimed that police officers at the gate informed them that they had orders from the speaker to prevent AAP legislators from entering. Atishi called this an unprecedented move, stating that such a restriction has never been imposed in the parliamentary history of the country. The incident has sparked political tension, with AAP questioning the legality of the decision. She further accused the BJP of attempting to suppress the opposition's voice within the assembly. AAP leaders are now considering legal action against what they call undemocratic move. Meanwhile, the Delhi Assembly Speaker has yet to respond to the allegations. वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपके बाकी एमएलए भी बाहर ही हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। एलओपी का कार्यालय भी होता है परिसर के अंदर, बिल्कुल। कामकाज कैसे चलेगा? एलओपी का कार्यालय होता है, विधायकों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, रूल 280 के अपने इलाके के से जुड़े हुए मुद्दों के क्वेश्चन लगाने होते हैं, मुद्दे उठाने होते हैं, राइटिंग में देने होते हैं। तो ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। स्पीकर से बात कर रहे हैं, आप बात करेंगे स्पीकर से इस मामले में? सवाल अभी पहले तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, कोई ऑर्डर तो दिखाएं कि कैसे रोका गया है। हमें तो बस परिसर में भी एंट्री नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि above mentioned members are suspended from the house for 3 sittings। ठीक है, 3 सिटिंग के लिए सदन में अंदर, देखिए विधानसभा का एक बहुत बड़ा परिसर होता है जिसमें मंत्रियों के ऑफिस होते हैं, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ऑफिस होता है, स्पीकर का ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो विधानसभा के परिसर से जुड़े हुए होते हैं, और विधानसभा के परिसर में एक सदन होता है जहां पे कार्रवाई चलती है। सदन से सस्पेंड होने का मतलब आज तक देश के इतिहास में ये कभी नहीं रहा है कि विधानसभा के कैंपस के अंदर ही ना घुसने दिया जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं पुलिस वालों से भी बात करने का। तो पुलिस अफसर हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर। Union Railway Minister Ashwini Vaishnav expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath for their leadership in the organizing the Grand Mahakumbh event. He highlighted the seamless coordination among the various agencies, which enabled the Indian Railways to operate over 16,000 trains, surpassing the initial plan of 13,000 trains. The massive effort facilitated the safe transportation of nearly 4 to 5 crore devotees to the Sangam during the event. Vaishnav emphasized that under Prime Minister Modi's guidance, authorities focused on respecting the faith of devotees rather than treating them as mere crowd management. He assured that Indian Railways took special measures to ensure smooth operations and maintenance throughout the 45-day event. Additionally, he stated that all arrangements would be reviewed to implement permanent improvements in the railway operations manual for future events. का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सकें, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरोबाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला। आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा, उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके का आयोजन हुआ। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis attended the birth centenary program of late BJP leader Hanshu Advani in Chembur, Mumbai. Speaking at the event, he stated that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is progressing steadily. Fadnavis further highlighted that the country has already become the 5th largest economy in the world and expressed confidence that within the next 3 years, India will rise to the 3rd position. Looking ahead, he envisioned India as becoming the world's #1 economy by 2047. He also recalled the words of Swami Vivekananda, emphasizing that the youth have the power to build a new and strong India. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था ये हमारा भारत होगा। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, वो सपना हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस सपने की ओर अग्रसर होते हुए स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जो 21वीं सदी का भारत खड़ा करना है, वो केवल भारत के युवा खड़ा कर सकते हैं। भारत के युवा अगर सही दिशा में जाए तो एक नया भारत खड़ा हो सकता है। हम जानते हैं, स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि युवा कैसा होता है, तो वायु जैसा होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था ये हमारा भारत होगा। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था,
वो सपना हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस सपने की ओर अग्रसर होते हुए स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जो 21वीं सदी का भारत खड़ा करना है वो केवल भारत के युवा खड़ा कर सकते हैं। भारत के युवा अगर सही दिशा में जाए तो एक नया भारत खड़ा हो सकता है। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि युवा कैसा होता है तो वायु जैसा होता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था ये हमारा भारत होगा। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था वो Alapati Rajendra Prasad, the Telugu Desam Party candidate for the Krishna Guntur graduate MLC election, expressed the confidence in the voter support for the National Democratic Alliance government. Speaking to the media, he stated that people are voting in favor of NDA's good governance, emphasizing that only the government led by Chief Minister Chandrababu Naidu can ensure the state's survival and progress. He criticized the previous administration, recalling the alleged destruction and mismanagement during its tenure. Alapati asserted that the current elections reflect the public trust in the NDA's leadership and commitment to development. Good morning to everybody. Almost in 483 booths out of 33 constituencies, the people of these 33 constituencies are coming forward to franchise their vote in favor of good governance, that is the NDA government. They are expecting to support for good governance, for the reason to survive this state is possible only by this NDA government led by the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu. And you all are aware how the destruction was happened in the previous government. For the reason only the people are coming forward to vote in favor of me to support the good governance. Thank you. Good morning to everybody. Almost in 483 booths out of 33 constituencies, the people of these 33 constituencies are coming forward to franchise their vote in favor of good governance, that is the NDA government. They are expecting to support for good governance, for the reason to survive this state is possible only by this NDA government led by the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu. And you all are aware how the destruction was happened in the previous government. For the reason only the people are coming forward to vote in favor of me to support the good governance. Thank you. Good morning to everybody. Almost in 483 booths out of 33. At the inauguration of Vikramotsav 2025, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav announced the commencement of the festival, highlighting its significance in reviving the legacy of King Vikramaditya. He stated that Union Minister Gajendra Singh Shekhawat attended the event as the chief guest. CM Yadav emphasized the importance of bringing Vikramaditya's history back to life through a Renaissance campaign in India, celebrating his contributions and historical impact. का शुभारंभ हुआ
भारत सरकार के यशस्वी संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में ये जो आयोजन हुआ है वो उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य का जितना विराट व्यक्तित्व है उस विराट व्यक्तित्व से भारत में पुनर्जागरण का अभियान चलाते हुए पुनः विक्रमादित्य का इतिहास जीवंत करने का संकल्प लेते हैं। आज के इस अवसर पर व्यापार मेले का भी शुभारंभ हो रहा है और लंबे चलने वाले विविध प्रकार के कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में इस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सही अर्थों में हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये पर्व चल रहा है। इस सिलसिले में ये बड़ी सौगात है मेरी अपनी ओर से। उत्सव का शुभारंभ हुआ भारत सरकार के यशस्वी संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में ये जो आयोजन हुआ है वो उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य का जितना विराट व्यक्तित्व है उस विराट व्यक्तित्व से भारत में पुनर्जागरण का अभियान चलाते हुए पुनः विक्रमादित्य का इतिहास जीवंत करने का संकल्प लेते हैं। आज के इस अवसर पर व्यापार मेले का भी शुभारंभ हो रहा है और लंबे चलने वाले विविध प्रकार के कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में इस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे लिए सही अर्थों में हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये पर्व चल रहा है। इस सिलसिले में ये बड़ी सौगात है मेरी अपनी ओर से। उत्सव का शुभारंभ हुआ भारत सरकार के यशस्वी संस्कृति पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में ये जो आयोजन हुआ है वो उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य का जितना विराट व्यक्तित्व है उस विराट व्यक्तित्व से भारत में पुनर्जागरण का अभियान चलाते हुए पुनः विक्रमादित्य का इतिहास जीवंत करने का संकल्प लेते हैं। आज के इस अवसर पर व्यापार मेले का भी शुभारंभ हो रहा है और लंबे चलने वाले विविध प्रकार के कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में इस प्रकार का समय चल रहा है। Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar made a strong statement highlighting Sonia Gandhi's deep connection with India's culture, particularly in celebrating Ugadi. Speaking on February 26th, he recalled witnessing Sonia Gandhi conducting the Ugadi festival and expressed his surprise that both Kashmir and Karnataka observed the festival on the same day. He emphasized that Sonia Gandhi has embraced Indian tradition wholeheartedly, stating that she has more Hindu and adopted Indian than all of us. Shivakumar also defended Congress President Mallikarjun Kharge, pointing out the name Mallikarjun itself is associated with Lord Shiva, urging people not to politicize religious or cultural identities. He underscored that such matters should not be used for political debates or divisive narratives. I could see in lot of media and lot of social media, some of my friends are calling that D.K. Shivakumar is on the way, closer to BJP, closer to this one and all. See, I am by birth I'm a commerce man. My stand is, I'm a Hindu and I believe in every culture of the society. Because of my personal liking and my personal ideology, belief, Congress ideology is everyone taking everyone together. What Mahatma Gandhi ji did, what Jawaharlal Nehru did, what Indira Gandhi did. I have seen Sonia Gandhi conducting our Ugadi festival. I once went there to meet her 25 years back. Ugadi festival. I never knew that Kashmir and Karnataka same day they celebrate Ugadi festival. She is more an Hindu, adopted Indian than all of us. We are led by such a family. Kharge sahibaru Mallikarjun Kharge anta iddaru. Mallikarjun andaru Shiva. ಅವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ. ರಾಜಕೀಯ ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ. At the closing ceremony of Rajim Kumbh Kalp, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai highlighted the successful conclusion of the event, which began on Magh Purnima on Feb 12th and ended on the occasion of Mahashivratri. He noted that a large number of devotees from across the state participated in this sacred gathering, emphasizing the significance of the event. He confirmed that Kumbh will continue to be held annually. CM also acknowledged past challenges but stated that this year 54 acres of land were made available for the festival. Assuring further improvements, he pledged continued efforts to enhance the arrangements in the coming years.
राजिम की पवित्र धरती में त्रिवेणी संगम में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन था। माघ पुनी 12 फरवरी को हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमन रेखा जी शुभारंभ किए और लगातार चलते रहा। बीच में संत समागम भी हुआ जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी आए और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन समारोह में हम सब लोग शामिल हुए। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास जी बघेल, हमारे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण और हमारे संतगण महामंडलेश्वर सब यहाँ पर शामिल हुए और भारी संख्या में पूरे प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आए और आज बड़ा अच्छा समापन इस राजिम कुंभ का हुआ है और हर साल ये होते रहेगा। इस साल इधर 54 एकड़ जमीन हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। आगे थोड़ी परेशानी होती थी, जमीन का थोड़ा अभाव था, लेकिन ये 54 एकड़ जमीन मिलने से बहुत आसान हो गया है और चूंकि ये कुंभ हर साल होने वाला है तो इसको बहुत सजा के हम लोग आगे करेंगे। छावा फिल्म आया है उसको टैक्स फ्री करने के लिए बिल्कुल छावा हाँ उसको टैक्स फ्री करेंगे ताकि सब लोग अच्छे से उसको। At the Assam 2.0 Investment and Infrastructure Summit 2025, Union Minister Sarbananda Sonowal highlighted the growing interest of both domestic and international investors in Assam. He credited Prime Minister Narendra Modi's leadership for fostering this investment-friendly environment and accelerating the state's development. Sonowal emphasized that the Prime Minister's support for Assam's rapid growth has been exemplary, paving the way for significant economic and infrastructural advancements. Support from across the world, not that the Indian kind of leading business houses, but also from foreign country also, how they have been expressing their willingness to invest in Assam. It is because of Honorable Prime Minister leadership. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years, the way he has supported the speedy growth of Assam and Northeast, it is exemplary and it is unique. That is why everybody got sajab and we are confident that whatever commitment we have received since yesterday from the leading business houses, and definitely this will help Assam to grow faster, Assam to make herself self-reliant, Assam to make self-reliant India. And out of this investment, millions of youth are going to be employed. Thank you. The support from across the world, not that the Indian kind of leading business houses, but also from foreign country also, how they have been expressing their willingness to invest in Assam. It is because of Honorable Prime Minister leadership. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years, the way he has supported the speedy growth of Assam and Northeast, it is exemplary and it is unique. That is why everybody got sajab and we are confident that whatever commitment we have received since yesterday from the leading business houses, and definitely this will help Assam. Speaking on Mahakumbh 2025, Jagadguru Shankaracharya Swami Avimukhteshwaranand Saraswati Maharaj stated that the Mahakumbh ended on the full moon day of the Amavasya. He remarked that the ongoing Mahakumbh was Sarkari, which is the government organized event, whereas the real Kumbh takes place in the month of Magh. He emphasized that the true Kumbh concluded on full moon day of the Magh month, when all the Kalpvasi, which means the pilgrims observing spiritual discipline, has departed, signifying the actual completion of the event. पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिरकार क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है
वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, जो वक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहां से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष And that's the end of the Inside News. Keep watching CPR News English.